स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है। आई होप सबके मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अब बहुत ही जल्दी आप लोगों का जो संशोधित रिजल्ट आने वाला है जेपीएससी मुख्य परीक्षा का वो आ ही जाएगा। तो आप लोग अब जब थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिए होंगे, मेरे ख्याल से सब लोग तो उसी लाइन में तो नहीं पढ़ाई हो रही होगी, लेकिन हाँ अब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा स्पीड लाइए हो अपनी पढ़ाई में। आपने रेस्ट कर लिया होगा, हालांकि पढ़ाई तो बहुत लोगों ने जारी भी रखा होगा। और स्टूडेंट्स, आज मेरा वीडियो थोड़ा सा टाइम के बाद आ रहा है क्योंकि मैं जहाँ से वीडियो बना पाती हूँ वहाँ पर मैं हूँ नहीं और मुझे मूवमेंट करते रहना पड़ता है और मेरे पास बड़ा बोर्ड भी नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज और फ़ोन भी आ रहा है कि मैम वीडियो कब आएगा या फिर क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास अगर छोटा ही अगर बोर्ड मिल जाता है तो मैं उसी पर वीडियो बना दूँ। तो आज मैं वीडियो बनाती हूँ कि पहले लिख लेती हूँ, क्योंकि इतने छोटे बोर्ड पर ये पॉसिबल नहीं है कि सारा कंटेंट लिख लूँ। तो मैंने कॉपी में लिख लिया है कि कैसे मुझे आपको एक क्रमवार पढ़ाना है। तो क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस मतलब पढ़ने में रहा है और पढ़ाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और हर चीज़ एक क्रम में आए इसके लिए ही मैं मतलब उस तकनीक से पढ़ाती हूँ कि पहले मैं बोर्ड पर सारा लिख लूँ। तो आज मैं चूँकि लिख नहीं पाई हूँ तो मैं अपनी कॉपी में लिख ली हूँ, जिसको मैं आपको लिख लिख के बताऊँगी, ठीक है। तो एक और हाँ, एक बात और कि आप सभी जैसे मैं वीडियो बनाने के इसमें मुझे मतलब मेरा कंडीशन नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि बोर्ड नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, फिर भी वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तो मुझे आगे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा आपको क्वालिटी चीज़ें देने की, ना कि ज़्यादा बातें करने की। और जो भी चीज़ मैं पहले देख लेती हूँ कि क्या चीज़ स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहा है जो उनको मिलना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स का बहुत सारा कंटेंट है जो हमें नहीं मिल पाता है और कहीं भी आप खोज लीजिए यूट्यूब पर या इंटरनेट पर, तो वो चीज़ सिलेबस के अनुसार हमें नहीं मिल पाता है। तो मेरी वही कोशिश है कि जो चीज़ आपको नहीं मिल पा रहा है वो मैं आपको दे पाऊँ और अच्छे तरीके से दे पाऊँ, ना कि बस इसी तरह बस यूं ही बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से जो आपके लिए फ्रूटफुल हो सके, जिसको आप लिख सकें, ठीक है। तो आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हुए इकोनॉमिक्स का ही जो हमारा सीरीज चल रहा था उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो जेपीएससी का जो सिलेबस है पेपर 5 का, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो अपने आप में सारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये लिखने के हिसाब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि एक प्रश्न इससे आना ही आना है। ये बिल्कुल आप एक मान के समझ लिए 99% इसकी गारंटी है कि इस पोर्शन से एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव में लिखने के लिए। और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे इससे बनता ही है। तो ये जो इस चैप्टर का ना कुछ 2-3 पार्ट में बनाऊंगी, लेकिन अभी जब हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, ये जो पहला वीडियो है इस चैप्टर का, तो उस पर हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें जो टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ठीक है। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं टॉपिक वाइज क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग इससे संबंधित एक प्रश्न उठाएंगे, ठीक है, और फिर उस प्रश्न का फॉर्मेटिंग करेंगे। अगर ये वीडियो इस वीडियो में नहीं हो पाया तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, ठीक है। कृषि क्या है हमारा हम लोग जब भी लिखते हैं, अभी जब भी कृषि से संबंधित चर्चा करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कृषि जो है वो भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। हाँ, ये सही है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का जो विकास हुआ, उसका जो आधारभूत स्तंभ है, जो उसकी नींव है, वो कृषि ही है। कृषि ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की विकास की जननी है। आप याद कीजिए, जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं क्या कि सिंधु सभ्यता नगरीय क्यों बन पाई। वो नगरीय सभ्यता क्यों थी? क्योंकि वहां पर क्या था कि उन्नत कृषि व्यवस्था थी उस समय के हिसाब से। उस समय की जो स्थिति थी प्राचीन काल में, उस समय के
साथ से उस बहुत ही कृषि उन्नति, कृषि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, तो जिसके कारण क्या होता था, कृषि यंत्र भी थे, तो उसके कारण क्या होता था, कृषि अधिशेष उत्पन्न होता था। मतलब जितना हम अपने यूज कर सके उससे एक्स्ट्रा, मतलब हम अपने खाने पीने और अपने जीवन यापन के लिए तो उतना अन्न उत्पादन कर ही ले रहे, साथ में इतना ज्यादा भी जिसको हम बेच के मुनाफा कमा सके, तो वही होता है अधिशेष उत्पादन। मतलब हमसे मेरे जीवन यापन के अलावा और भी, तो उसका वो व्यापार शुरू हुआ। और जैसे जैसे व्यापार शुरू हुआ और लोगों में जो खाद्यान्न के प्रति जो आत्मनिर्भरता और उसके प्रति जो वही कहेंगे आत्मनिर्भरता जो बढ़ती गई, तो उससे क्या हुआ, व्यापार और शिल्प ये सबको बढ़ावा मिला। ठीक है, तो व्यापार शिल्प को जब बढ़ावा मिला तो नगरीकरण बढ़ा, तो यही एक कॉन्सेप्ट है। तो ये किस कारण संभव हो सका। तो आज हम कह सकते हैं कि आज हम नगर में आराम से रहते हैं, शहरों में आराम से रहते हैं। क्यों आराम से रहते हैं, क्योंकि हमें कृषि हमको पता है कि कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि हो रहा है, उत्पादन हो रहा है फसलों का, अन्न हमें समय पर मिल जाता है। अगर हमें अन्न खाना ही समय पर ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नीड तो वही है। तो कृषि ही जो है हमारी सभ्यता और संस्कृति की जननी कही जा सकती है। ठीक है, तो यही कह सकते हैं कि तो इसीलिए कृषि का महत्व क्या है। लेकिन कृषि का महत्व जननी होने के साथ साथ जो है हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की, खास करके भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो आधी से भी ज्यादा, लगभग 70%, 60 से 70% जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो वर्कफोर्स है, जो कार्य करने वाले लोग हैं, कार्यशील जनसंख्या है, या फिर जो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे तो कार्यबल संरचना पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या है, अधिकांश जो वर्कफोर्स हमारा वो कृषि में संलग्न है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब हमारी मैक्सिमम जनसंख्या जब कृषि पर निर्भर है, तो उसका राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था में है उसका महत्व होना लाजमी है। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। ठीक है, हम लोग सीधे लिखते हैं महत्व। आप जान रहे हैं कि किसका महत्व है, कृषि का क्या महत्व है। सबसे पहला क्या है, हम लोग देखते हैं कि रोजगार में इसका क्या महत्व है। रोजगार में महत्व, ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख के रोजगार का मुख्य साधन या रोजगार के दृष्टिकोण से ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे रोजगार के दृष्टिकोण से, ठीक है, रोजगार के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो रोजगार के दृष्टिकोण से मैंने अभी बता भी दिया आपको कि हमारा जो कुल श्रम शक्ति है उसका जो है कुल श्रम शक्ति का लगभग जो है लगभग 50% जो है क्या है, वो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो कृषि कार्य में संलग्न, वो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और प्लस जो निर्भरता है वो उससे भी ज्यादा है। जैसे कृषि से संबंधित कोई काम कर रहा है, आर्थिक गतिविधि में संलग्न है, और उससे जो कमाई कमाता है, जो उसको आर्थिक लाभ मिलता है, उससे अपना वो परिवार चलाता है, तो निर्भरता क्या है और बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला तो ये महत्व है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं कि देश के राष्ट्रीय आय में इसका योगदान है। देश के राष्ट्रीय आय में, जब भी हम लोग राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटते हैं, है ना, ऐसे करके, प्राथमिक, द्वितीयक और ये हो गया तृतीयक। प्राथमिक में आ जाता है आपका कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है, कृषि, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सब जो है वन से संबंधित जो उत्पादन का जो होता है, वो वन से संबंधित जो आर्थिक गतिविधि होती है, वो सब सारे क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। द्वितीयक में आपका इंडस्ट्री आ गया और तृतीयक में सर्विस सेक्टर आ गया। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है लगभग 15% है। ठीक है,
और यह हाँ 15% है लगभग। तो क्या है, देश के राष्ट्रीय आय में इसका प्रमुख योगदान है, ठीक है, अपने आप में। तो ये देखिए, तृतीय क्षेत्र का जो क्या है ना कि सापेक्षिक रूप से तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है प्रतिशत में, तो फिर ये थोड़ा सा घट जाता है। लेकिन अगर इसको हम लोग मात्रात्मक रूप में देखें, ये तो हम लोग प्रतिशत रूप में देखें, अगर हम लोग मात्रात्मक रूप में देखें तो ये और भी ज्यादा प्रभावी रूप से निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में इसका महत्व है, खाद्यान्न पूर्ति में। एक समय था जब हमें स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न जो है वो आयात करना पड़ता था, लेकिन आज हम क्या है, खाद्यान्न पूर्ति में हमारा इतना खाद्यान्न उत्पादन हो जाता है कि हम लोग आयात तो नहीं, निर्यात करने लगे और अपनी पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए हम लोग बिल्कुल भी आत्मनिर्भर है, किसी पर भी निर्भर नहीं है, डिपेंडेंस नहीं है। तो क्या है, हम लोग खाद्यान्न के स्तर पर हम लोग, और हम लोग कभी कभी जब हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं वो, जब हम लोग पॉलिटिकल ये पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग फूड डिप्लोमेसी भी भारत अपनाता है, क्योंकि फूड में, खाद्यान्न में भारत जो है वो आत्मनिर्भर है। तो फूड डिप्लोमेसी भी हम लोग इसके जरिए ये करते हैं, को भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चौथा क्या है कि जो कच्चा उद्योग, बहुत सारे जो उद्योग है वो कृषि आधारित है, जैसे कि जैसे लिख देते हैं, उद्योगों को कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल, जैसे कि बहुत सारे जो बड़े बड़े बहुत सारे उद्योग है जो कृषि पर निर्भर है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग है, जो कि ये रोजगार देने का बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल से रेलवे और वो है, सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का जो हमारा क्षेत्र है। तो उद्योगों में जो सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा रोजगार का साधन है, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ को उसको कच्चा माल कहाँ से मिलता है, कृषि से ही मिलता है, कपास। उसके बाद जूट हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, खाद्य तेल हो गया, वन से संबंधित जो लघु उत्पाद या वन उत्पाद जो निकलते हैं उनसे संबंधित जो उद्योग हो गया, वो सारे क्या है, वो कृषि पर ही निर्भर है। तो जब कृषि का विकास होगा तो इन उद्योगों का भी विकास होगा, ठीक है। और जब इन उद्योगों का विकास होगा तो इन पर जो रोजगार है वो भी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। और फिर ये कहाँ आ जाएगा, फिर इसका जो है देश के राष्ट्रीय आय में इसका योगदान बढ़ेगा। तो देखिए कैसे घूम के आ रहा है, तो कृषि का इतना महत्व है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, जब कुछ उद्योगों को कच्चा माल, तो आप इस लाइन को जोड़ सकते हैं कि जब उद्योगों को कच्चा माल जो है कृषि से उपलब्ध कराया जाता है, तो अगर कृषि उन्नत अवस्था में होगी, विकसित होती जाएगी, तो उससे जो है क्या है, कच्चा माल समय पर मिलेगा, कम लागत पर अच्छा माल मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उद्योगों का विकास होगा, और उद्योगों का विकास होगा तो हम लोग का क्या है, रोजगार बढ़ेगा। और रोजगार बढ़ेगा तो क्या क्या दिखेगा, राष्ट्रीय आय में या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो है प्राथमिक और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसका योगदान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही दिखाएगा हमारा क्या है, कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व, और भी इसको बढ़ा देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं पांचवा, जो विदेशी मुद्रा हमें मिलती है। हम लोग जब किसी भी चीज का निर्यात करते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्ति का साधन या स्रोत कह सकते हैं। स्रोत, साधन वर्ड यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, स्रोत कह सकते हैं, ठीक है। तो कृषि से संबंधित जो हम लोगों का जो उत्पाद है उसका जो हम निर्यात करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूती की ओर जाने लगती है, ठीक है। तो इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, वो उसमें कृषि का महत्व दिख रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो इसको मिटा देते हैं, नंबर देखते हैं आगे। परिवहन और व्यापार, ठीक है। कृषि का उत्पादन होता है, फिर उस जो उत्पादित अनाज होता है, या फिर जो सब्जी होता है, फल होता है, फूल होता है, जो भी चीज होता है, बागवानी फसलें हो गई,
इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं, चीनी हो गया, गन्ना हो गया, सूती वस्त्र के लिए कपास हो गया, तो इन सब को क्या कच्चा माल को उद्योगों तक जहाँ उसका उत्पादन हो रहा है जो, और उसको फिर उस कच्चे माल, उस बने हुए उत्पाद को मार्केट तक ले जाने के लिए क्या हम लोग परिवहन का उपयोग करते हैं। और ये जो परिवहन व्यवस्था है ये भी अपने आप में एक रोजगार का साधन है। और ठीक है, तो ये भी परिवहन में इसका महत्व है। आप देखते होंगे कि ट्रकों में और बड़े बड़े जो परिवहन के जो साधन है उसमें कच्चा माल लद के जाता है, फिर वो बन के उसका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उनका प्रोसेसिंग होगा, फाइनल जो अंतिम रूप से जो उत्पाद बनेगा उसको मार्केट तक ले जाएंगे, फिर उनका व्यापार होता है, उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। उसके बाद व्यापार होगा, और व्यापार होता है तो क्या होता है, देश की आर्थिक गतिविधि क्या होती है, वो उसको बल मिलता है, और फिर मंडी बन जाता है, मंडी में आता है तो उपभोक्ताओं को, थोक विक्रेताओं को वहां से वस्तु मिलती है। तो ये एक क्या है, ये पूरा क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है, उसको एक क्या कर रहा है, ये बूस्टअप करता है, ये इस आर्थिक गतिविधि को, कृषि। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर देखते हैं, पशुओं को चारा मिलता है। ठीक है, पशुओं को चारा मिल जाता है, पशुओं को चारा मिलता है, और कृषि अपशिष्ट है उससे कई प्रकार के कार्बनिक जो खाद बनते हैं वो हमें मिलता है, और जिससे फिर उसी कृषि को आगे बढ़ाने में, फसल उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में हमें योगदान उसका देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना इसका महत्व हो गया। महत्व के बाद हम लोग क्या देखेंगे, उत्पादन, कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन, ठीक है, कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन से क्या तात्पर्य है कि कोई देश या कोई विशेष क्षेत्र कितना किसी भी विशेष जो फसल है या फिर कोई ऐसा कृषिगत जो भी फसलें और बागवानी तरह के जो फसल है, कोई भी मतलब कितना उत्पादन वो कर पाता है, कोई भी विशेष क्षेत्र। ठीक है, तो वही उसका उत्पादन हो गया, साल भर में कितना कर पाता है, या फिर एक पर्टिकुलर राज्य कितना कर पाता है, तो यही उसका कुल जो मात्रात्मक होता है वही उसका उत्पादन होता है कि कितना वो उत्पादन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 1950-51 में, 1950-51 का डेटा अगर हम लोग लेते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं कि आप इसका फैक्ट जो एकदम याद रखें, लेकिन फिर भी एक तुलनात्मक रूप से अगर हम लोग देखें तो 1950-51 में हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन था वो कितना था, 508 लाख टन, ये कुल उत्पादन हो गया, लाख टन। और जब वही चीज हम लोग कब आते हैं, 2009-10 में, जब 2009-10 में हम लोग आते हैं तो आज ये कितना खाद्यान्न उत्पादन है, 2182 लाख टन। ठीक है, तो हमारा जो उत्पादन है, मैं यहाँ पर उत्पादन को समझाना चाह रही, ना कि आपको आंकड़े बताना चाह रही, क्योंकि इसका आंकड़ा इतना लंबा चौड़ा और इतना न्यूमेरिकल होता है, इतना याद रखना और मेंस में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो बस आप एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि उत्पादन क्या होता है। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन इतना था 1950-51 में, और 2009-10 में इतना हो गया, मतलब कि 5 और 6 दशक में हमारा उत्पादन जो है वो कितना बढ़ गया, लगभग 2, 3, 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, 4 गुना लगभग बढ़ गया, उससे भी ज्यादा। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा, कि हम किस तरह से आर्थिक कृषिगत अर्थव्यवस्था में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसका महत्व भी यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्पादकता पर। उत्पादकता, ठीक है, उत्पादन से आप कृषिगत जो उत्पादन है, टॉपिक जो हमारा है क्या है, भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादकता। हाँ, तो कृषि जो उत्पादन है या उत्पादकता है, इस पर कोई अलग से कोई इस तरह का सिर्फ इस टॉपिक पर कोई प्रश्न नहीं बन सकता, लॉन्ग क्वेश्चन। इसको किसी चीज से रिलेट करके बन सकता है। जैसे हमारा टॉपिक ही है कि भारत में जो है वो उत्पादकता या निम्न उत्पादकता के कारण,
ठीक है, क्या क्या है, क्या है उत्पादकता क्या होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा प्रति हेक्टेयर। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी है। ठीक है, इसके पास भी 1 हेक्टेयर भूमि है और इसके पास भी 1 हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, लेकिन जब ये धान उगाता है, ए जब धान उगाता है तो इसका क्या होता है, 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। और जब बी उगाता है तो इसका 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। तो उत्पादकता किसकी ज्यादा है, इसकी। ठीक है, उत्पादकता किसकी है, यानी कि प्रति हेक्टेयर ये ज्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादकता का मतलब ही यही है कि हम लोग प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन कर पा रहे हैं मात्रात्मक रूप से। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका तुलनात्मक रूप से करते हैं। और उत्पादकता कब बढ़ती है, जब हम लोग कृषिगत जो आगत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, सिंचाई की सुविधा, उर्वरक हो गया, बीज हो गया और मृदा स्वास्थ्य हो गया, इन सबको जब हम ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या है, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है ए ने अच्छे उर्वरक का या अच्छे बीजों का यूज़ नहीं किया होगा, जिसके कारण अगर मान लीजिए दोनों सेम जलवायु दशा में दोनों ने फसल को उगाया है, गेहूं को उगाया है, और तो तब क्या कारण है कि ये उत्पादकता इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। ठीक है, और ज़्यादा में दोनों में अंतर भी है तो बहुत ज़्यादा का अंतर है, कुछ अंतर होता है तो कुछ समझ में आता है। तो इसका रीज़न यही रहा होगा कि ए क्या किया होगा, ए ने कुछ अच्छे बीजों का यूज़ नहीं किया होगा, या फिर कृषिगत जो सिंचाई की सुविधा उसकी नहीं सही रही होगी, ऐसा कुछ उसके साथ हुआ होगा। तो यही कहलाती है हमारी उत्पादकता। इतना तो पता समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या आता है, हम लोग निम्न उत्पादकता का क्या कारण है, निम्न उत्पादकता का, उत्पादन नहीं, उत्पादकता का कारण। अगर जब उत्पादकता कम होगी तो ऑब्वियसली है कि उत्पादन भी कम होगा। ठीक है, निम्न उत्पादकता का कारण क्या है, यही प्रश्न बन सकता है कि भारत में कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं और इससे संबंधित क्या उपाय किए जा सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जब देखते हैं कि निम्न उत्पादकता का कारण, तो इसको हम लोग कुछ भागों में बांटते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसमें से हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपके छूट जाए, तो इसको इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं संस्थागत कारक, उसके बाद लिखते हैं तकनीकी कारक, उसके बाद लिखते हैं मानवीय कारक, कारक या कारण कुछ भी, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरणीय कारक ऐसे। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग इसको कैटेगराइज कर देंगे, तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपका कोई भी पॉइंट्स नहीं छूटेगा। तो भारत में जो कृषिगत उत्पादन है या उत्पादकता है, उसके निम्न होने का बहुत सारा कारण है। ठीक है, अब उसको हम लोगों को हर चीज को देखने के लिए इस तरह इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, और ऐसा किया भी जाता है क्योंकि सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, संस्थागत कारक में क्या आता है, जो हमारा जो स्वतंत्रता से पहले जो कृषि की दशा थी वो कैसे थी, बहुत ही दयनीय और बहुत ही अविकसित थी। ठीक है, और जिसको बाद में जब स्वतंत्र हुए हम लोग, तो उसको सुधारने का प्रयास किया गया, भूमि सुधार कार्यक्रम लाया गया, जिसमें हदबंदी, चकबंदी, काश्तकारों की दशा में सुधार, जमींदारी प्रथा उन्मूलन, ये सब किया गया। तो वो क्या है ना कि वो आज भी हमारे यहाँ आज भी विद्यमान है, वो आज भी पूरी तरह से हम उसको ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, तो जो भूस्वामित्व की प्रणाली है हमारी, उसमें भी यही देखा जा रहा है कि
भू स्वामित्व की प्रणाली में दोष है, हमारा प्रणाली में दोष है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या है, सीमांत जोत या सीमांत कृषक जो है वो ज्यादा मात्रा में है। लगभग अगर हम लोग 2004-05 का आंकड़ा ले, ठीक है, तो हमारे पास 83% जो जोत है वो सीमांत जोत है, यानी कि 2 हेक्टेयर से कम का है वो जोत, ठीक है। और क्या है, हम लोग चकबंदी नहीं है हमारे यहाँ जो जोत का जो छोटा छोटा आकार है। आप जब झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप झारखंड में घूमते ही होंगे, आप कहीं भी देख लीजिए पूरे झारखंड में घूमकर, बहुत बड़ा जोत आपको बहुत कम ही जगह मिलेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ, वो भी उनका शेप भी अजीब सा है, कहीं त्रिभुजाकार है, कहीं ट्रायंगल है, कहीं कोई आकार है, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में जो कृषि का जोत बटा हुआ है, तो इसमें कैसे आप कोई भी कृषि यंत्र यूज कर सकते हैं ऊबड़ खाबड़ जमीन। इसका एक रीजन है यहाँ का भौगोलिक कारण भी, जबकि पठारी भूमि है, लेकिन अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा सुधार करें चकबंदी के लिए, तो हो सकता है कि कृषि को और आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यही है हमारा कारण, चकबंदी हो गया। फिर हमारा जो साख है, साख सृजन, आज भी जो क्या है, जो ग्रामीण कृषक है उनको तुरंत कहाँ से साख मिल पाता है, जो वहाँ के जो जमींदार होते हैं साहूकार, उनसे तुरंत उनको पैसा मिल जाता है। जबकि अगर वो बैंक जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ समय लगता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि जहाँ से उनको जल्दी मिल पाता है, क्योंकि उनको तुरंत चाहिए होता है पैसा कृषि में निवेश करने के लिए, बीज खरीदने के लिए, ये सब उर्वरक खरीदने के लिए, तो वो आज भी हमारी कमी है, ठीक है। हालांकि अब ये दूर करने का बहुत ही प्रयास किया जा रहा है। साख हो गया, फिर विपणन हो गया, फिर से मूल्यन हो गया, मतलब कृषि उत्पादन जो होता है उसका उचित मूल्य कृषकों को मिल पाना, मतलब बहुत ही मुश्किल हो पाता है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। हालांकि एमएसपी और ये सब के जरिए, खरीदारी मूल्य है, ये सब के जरिए अभी इनको ये किया जा रहा है। विपणन के लिए भी सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि कैसे ई मार्केट, ई नाम आपने सुना होगा, जिसमें देश के बहुत सारे मंडियों को एक नेटवर्क से जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी कमियां हैं। तकनीकी कारण में वही आ जाएगा, सिंचाई की सुविधा हमारे यहाँ अभी भी जो लगभग 45% ही सिंचाई की हमारी सुविधा है, और 55% जो भूमि है वो क्या है, भारतीय मानसून पर निर्भर है। उर्वरक में दो जो प्रॉब्लम आता है उर्वरक के यूज में। पहला ये है कि हम लोग उर्वरक कम यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, उर्वरक अगर हम लोग ले भी आते हैं कृषक जो उसको पता नहीं है कि उसको कितनी मात्रा में यूज करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, या तो कम मात्रा में डालेगा या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में डालेगा। तो दोनों ही स्थिति में वो क्या होता है, नुकसान होता है, उत्पादकता क्या होती है, कम हो जाती है। बीज हो गया, अच्छे बीज की कमी है, अच्छे बीज जो है, बीज की कमी है, ठीक है। बिजली के भी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का अभाव, जो हम लोग सोलर पंप ये सब सिंचाई करने के लिए जो बिजली का ज़रूरत होता है वो सब हम लोग कम करते हैं। फिर पुरानी तकनीकों का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, पुरानी तकनीक यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर, ठीक है। अब मानवीय कारण में आते हैं, ठीक है। ये भी बहुत है कि हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, जो कृषि प्रधान है, वहाँ पर देखते हैं जो कृषक है या फिर वहाँ का जो समाज है वो अंधविश्वासी है, थोड़ा सा क्या कहें, थोड़ा ज़्यादा भावुक भी है अपने भूमि के प्रति। तो वो क्या करता है, वो चकबंदी नहीं करना चाहता है, उसको जो विरासत में जो जमीन मिली है उसको वो नहीं छोड़ना चाहता है। तो वो सामाजिक जो वहाँ का वातावरण है अंधविश्वासी है, भाग्यवादी है, किसी को लगता है कि नहीं ये मेरे पुरखों की जमीन है, मैं इसे कैसे इसको कैसे जाने दूँ, तो उसको अपने पास रखे रहता है, भले वो बंजर हो, पड़ती हो, कुछ काम के लायक नहीं हो, फिर से अज्ञानी होने में अज्ञानता का अभाव है, भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव है। तो वो लोग क्या है, अशिक्षित हैं, जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
छोटी सी भूमि है और उस पर पूरा परिवार उस पर निर्भर है, उसमें जो खेती की जा रही है, तो उससे क्या है, गरीबी है, ठीक है, वहाँ पर गरीबी है। तो ये सब जो कारण है, ये कहीं ना कहीं कृषि उत्पादकता को हमारा कम कर देता है। आप पर्यावरणीय कारक में जब आएंगे तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है हमारा जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है निरंतर कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी चक्रवात, तो कभी बारिश के मौसम में बारिश नहीं होना, और उसके बाद ठंड के मौसम में बारिश हो जाना। तो ये सब क्या है, आप पिछले साल यानी कि 2021 में अगर आप देखें तो इतनी बारिश हुई है, मतलब ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो फसल होता है उसके जलवायु, उसके लिए जो अनुकूल जलवायु चाहिए वो उसको प्रतिकूल बनाता देता है। तो इससे क्या होता है, फसलों का नुकसान होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो उत्पादकता है वो कम होने लगता है, ठीक है। साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बंजर भूमि की जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, और वनों का ह्रास हो रहा है, मृदा का क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है उसमें आप लिख देंगे। तो ये हो गया आपका निम्न उत्पादकता का क्या कारण है, ठीक है। इसको हम लोग कैटेगरी वाइज में जब बांट देते हैं ना, तो कोई भी पॉइंट भूलेंगे नहीं। अगर आप सीधे इसको लिखना शुरू करेंगे ये सब ये सब ये सब, तो इसमें हो सकता है आप कुछ भूल जाए। तो इसलिए ऐसे बताने का मेरा कारण यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को आप कवर कर सकें। अब आते हैं कि जो निम्न उत्पादकता है का कारण तो हम लोग लिख लिए, लेकिन अब कारण से लिखने से तो नहीं होगा। अब उसको हम लोग कैसे कम करें, उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं। निम्न उत्पादकता को उत्पादकता को बढ़ाने के उपाय, ठीक है। उत्पादकता को बढ़ाने के उपाय में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग पहचान करें, कैटेगरी करें, ठीक है। पहला क्या करें, हम लोग पहचान करें, ठीक है। और पहचान करके क्या करें कि जलवायु के अनुरूप ही कृषि को, अनुरूप ही फसलों का उत्पादन करें, ठीक है। जलवायु की पहचान करें, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, जो ICAR है हमारा, उसने क्या किया है, देश को कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा भी है। लेकिन फिर भी आज भी हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है, वहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कि वहाँ पर पानी की कमी है। उसके बावजूद भी वहाँ क्या हो रहा है कि अच्छे बीजों का उपयोग करके, क्योंकि वहाँ के किसान थोड़े से समृद्ध है, तो उनके पास निवेश करने के लिए उनके पास पैसा है, धन है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छे बीजों का उपयोग करके धान की खेती कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ पर जो जमीन में जो जल स्तर है वो नीचे चला जाता है। तो वैसे नहीं करना है, वहाँ के जो जलवायु के अनुरूप जो अनुकूल जो भी फसल वहाँ उग सकती है उसकी पहचान करें वहाँ। तो ये किससे होगा कि हम लोग मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करें, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य के सुधार करें मृदा स्वास्थ्य को सुधार करें, ठीक है। मृदा की जो भौतिक, जैविक और रासायनिक बनावट है उसके अनुरूप ही हम लोग फसलों का चयन करें और उसको लगाएं, ठीक है। और उसी अनुरूप हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं। जैसे हमने अगर जैसे कहते हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा धान या गेहूं उगाया तो उसके बाद आप क्या करें कि दलहन संबंधी जो फसल है उसको उगाएं। तो उससे क्या होगा, मृदा में क्या है, जो उसकी जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग तकनीक अपना सकते हैं ये करके, ठीक है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, हम लोग सिंचाई की सुविधा को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिंचाई की सुविधा को न सिर्फ बढ़ाना है, दो काम इसमें कर सकते हैं हम लोग। पहला ये कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधा अभी तक नहीं पहुंची वहाँ पे सिंचाई को ले जाना, ठीक है। और उसको किस तरह ले जाना, मतलब कि वहाँ पर पानी की उपलब्धता किस प्रकार की, मतलब सिर्फ सिंचाई नहीं करना बल्कि पूरे सिंचाई का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। और जहाँ पर पहले से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है
वहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग ज़्यादा मात्रा में पानी का यूज़ कर दे रहे हैं और एक समय आ रहा है जब वहाँ पर पहले जो जल स्तर जो मतलब अच्छा था वो अब निम्न नीचे चला जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग को सिंचाई की जो बेहतर तकनीक है, ड्रिप सिंचाई हो गया, स्प्रिंकल हो गया, और भी जो वर्षा जल संचयन की जो विभिन्न प्रकार की तकनीक है उसको हम लोग अपनाएं। जहाँ पे वर्षा कम होती है और जब वर्षा होती है उसको तो उसका वर्षा जल संरक्षण करें, उसके लिए जो अलग अलग प्रकार की तकनीकें हैं उसको अपनाएं। ठीक है, तो इसमें सरकार प्लस जो किसान है वो और प्लस जो एनजीओ है, स्वयंसेवी संस्था, ये सभी मिल के जब काम करेंगे तो हम लोग सिर्फ सिंचाई नहीं करें प्लस जल प्रबंधन भी करें। ठीक है, ये भी एक सिंचाई और प्लस जल प्रबंधन, ये एक उपाय हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, क्रेडिट, मतलब किसानों को सही समय पर उनको जल्द से जल्द उनको पैसा मिल पाए। ठीक है, लोन मिल पाए छोटी मोटी जल्दी से, प्लस बीमा। तो इसके लिए भी हम लोग काम कर ही रहे हैं। बीमा भी है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है वो एक तरह से बहुत ही अच्छी योजना है और एक बहुत ही बृहद और विस्तृत योजना है, जिसमें पहले की योजना की तुलना में बहुत सारे अच्छे उसमें जो शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, सरकारी जो योजनाएं हैं। ठीक है, और क्रेडिट के लिए हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि एक छोटा सा पंचायत स्तर पर एक फंड बना दें। ठीक है, कृषि जोखिम फंड, कृषि जोखिम कोष। ठीक है, ये बना दें। जब भी स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा पर्यावरणीय या कोई ऐसी आपदा आती है जिससे कृषि फसल का नुकसान होता है, तो उस कोष से हम लोग उसकी क्षतिपूर्ति को कर सके, कम कर सके। ठीक है, अब क्या हम लोग कर सकते हैं, चौथा, उन्नत प्रौद्योगिकी का यूज कर सकते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी का यूज कर सकते हैं। इस जो अभी 2022-23 का जो बजट आया है उसमें आपने देखा होगा कि जो ड्रोन तकनीक है उसको कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है, तो उसी तरह के जो और भी बहुत सारे जो तकनीक है जो कृषिगत क्षेत्र में, जो कृषि अर्थव्यवस्था में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोट का यूज हो गया, फसल सेंसर हो गया। फसल सेंसर आपको बताएगा कि क्या फसलों की क्या स्थिति है, या फिर उस फसल में अभी कितनी पानी की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, वो सब उन्नत तकनीकों का प्रयोग। और हाँ, एक चीज और हम लोग कर सकते हैं कि आजकल आप लोग देख रहे हैं मेडिकल क्षेत्र में हर तरह के टेस्ट के लिए एक अलग से किट आ रहा है। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसे किसी भी जो तकनीकी संस्थान है उनसे कांटेक्ट करें, उनको बोले कि हमें एक ऐसा किट बना के दीजिए कम दाम पर, जो क्या हो कि जो हमारा मृदा का जो वो किसान खुद से अपनी मृदा का टेस्ट कर ले। उसको बस किट दे दीजिए, वो खुद से टेस्ट कर लेगा कि क्या मेरी जो मिट्टी है उसमें क्या क्या चीज़ की कमी है और क्या क्या चीज़ सही है, उसकी जो उर्वरता है वो कैसी है, उसमें किस प्रकार की फसल उग सकती है। उसका मतलब एक पेपर टाइप का भी उसमें बना हुआ जिसमें लिखा होगा कि अगर आपकी मृदा की स्थिति ये है तो आप इसमें इस उर्वरक का प्रयोग करें और इस तरह की फसल उगाएं। ठीक है, उस किट के साथ वो चीज़ भी हो। तो ऐसा अगर हम लोग करें तो उसको लैब भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसानों को। ठीक है, तो वही चीज, इस तरह का उन्नत प्रौद्योगिकी का यूज हम लोग कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये 5 था, 6 थोड़ा सा मिटा देते हैं। 3 के बाद 4 5 6 नंबर हम लोग लिखते हैं। 6 नंबर क्या है, कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण। कृषि शिक्षा प्लस प्रशिक्षण। देखिए, ये सब चीज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे आ जा रहे हैं। ये कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें थोड़ा पीछे आ जा रहे हैं। तो ये सब चीज तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ नया करें तब तो। ये सब चीज तो कर ही रहे हैं, बहुत सारी योजना चल रही है, तो कुछ नया करने की जरूरत है। कृषि में कृषि शिक्षा को तो बढ़ावा दें, प्लस प्रशिक्षण भी दे, कृषि शिक्षा दे और प्रशिक्षण भी दे कि कौन सी फसल को कब लगाना है, उसमें कब पानी का उपयोग करना है, कब उर्वरक डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। तो ये सब चीज़ अगर हम लोग पंचायत स्तर पर करें ना कि हाँ, जैसे कि धान की फसल का जब मौसम आया, खरीफ का जब मौसम आया, तो उससे पहले हम लोग क्या करें, पंचायत स्तर पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी कि उससे पहले एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, 2 दिन का ही होगा, 1 दिन का ही होगा। ठीक है, और उसमें क्या हो
कि सभी किसान वहाँ एकत्रित हो, वहाँ पर कोई कृषि से संबंधित जानकार विशेषज्ञ जाए और उसको वहाँ की भाषा में उसको बिल्कुल आम भाषा में समझाए कि आपको क्या करना है, टेक्निकल भाषा में नहीं। उसको समझ में ही नहीं आएगा, जब वो शिक्षित नहीं है तो प्रशिक्षण कहाँ से लेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर कृषि निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं। कृषि निवेश को जब हम लोग बढ़ावा देंगे, ठीक है, कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उसको लोन देंगे, कृषि में सिंचाई को बढ़ावा देंगे, ये सभी कृषि में ही होता है। मतलब डायरेक्ट रूप से कृषि में क्या करते हैं हम लोग, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, आगत को बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो कृषि आधारित उद्योग है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, और उद्योग बढ़ेंगे तो मैंने पहले ही बताया उससे संबंधित रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान भी बढ़ता जाएगा, और जो गरीबी है, ग्रामीण स्तर पर ज़्यादातर जो गरीबी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी, और हम लोग कहीं ना कहीं विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही देखते हैं, ठीक है। आगे जो वीडियो होगा उसमें मैं क्या करूँगी ना, कि उसको प्रश्न उत्तर के फॉर्म में बता दूँगी, ठीक है। और हाँ, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ जेपीएससी, मेरे ख्याल से सिर्फ जेपीएससी के लिए नहीं, आगे भी कोई भी आपका जो सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आज नहीं, अभी के वीडियो में, हो सकता है अभी एक और वीडियो बनाऊँ तो उसमें हम लोग प्रश्न उत्तर के रूप में इस पूरे टॉपिक को देखेंगे, ठीक है, कैसे उसका उत्तर लिखना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।